हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है संगीत में ताल की भूमिका। जो आपके संगीत है उसमें आपके ताल की क्या उपयोगिता होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, इसको आज हम आपको बताएंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय संगीत में ताल का स्थान कैसा माना जाता है। भारतीय संगीत में ताल का स्थान कैसा माना जाता है? तो ताल का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संगीत में ताल का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिस व्यक्ति को ताल का ज्ञान नहीं होता है वह क्या कहलाता है। जिस व्यक्ति को ताल का ज्ञान ना हो वह क्या कहलाता है? तो वह गायक व वादक कहलाने योग्य नहीं होता है। जैसे आपके उसमें आ जाए, वन लाइनर में आ जाए कि जिस व्यक्ति को ताल का ज्ञान नहीं होता है हम उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम अज्ञात ताल वादक कहते हैं। ये भी हो सकता है। और आपके अगर चार ऑप्शंस वाले में आ जाए, बहुविकल्प में आ जाए कि जिस व्यक्ति को ताल का ज्ञान नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो भी आपके ऑप्शंस में दे दे वो कि गायक वादक कहलाने योग्य होता है वो, या अज्ञात ताल वादक होता है, या अज्ञात गायक वादक होता है, या नृत्य गायक होता है। तो आपका ऑप्शंस क्या जाएगा उसमें, गायन वादन कहलाने योग्य व अज्ञात वादक कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गायन वादन व नृत्य में लगने वाले समय को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। जो भी हमारा गायन वादन और नृत्य होता है, हम जब वो भी करते हैं तो उसमें जो हम समय को नापते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा इतना समय इसमें लग रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा ताल का प्रयोग हम करते हैं। गायन वादन में लगने वाले समय को हम ताल से नापते हैं। और इसका आंसर को क्वेश्चन में दे करके पूछ सकता है और क्वेश्चन को आंसर में भी दे सकता है वो। जैसे कि आपका बन जाए, ताल को क्या नापने का साधन माना जाता है। वो क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है कि ताल को हम क्या नापने का साधन मानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, गायन वादन व नृत्य में लगने वाले समय को नापने का साधन ताल को माना जाता है। और आपका जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ क्वेश्चन लिखा आ जाए कि ताल को नापने का साधन कौन सा है, इसके परिभाषा दीजिए, तो भी आपकी 2 लाइन की परिभाषा जाएगी। गायन वादन व नृत्य में लगने वाले समय को नापने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ताल संगीत में क्या प्रदान करता है। ताल जो है वो संगीत में क्या प्रदान करता है। तो आपका आंसर है लय की नींव प्रदान करता है। ताल संगीत में लय की नींव प्रदान करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत में लय को नींव कौन प्रदान करता है। इसको भी वो आंसर को क्वेश्चन में दे देगा और क्वेश्चन को आंसर में दे देगा। तो आपको दोनों तरह से इसको आना चाहिए। संगीत में लय की नींव कौन प्रदान करता है, लय को नींव कौन प्रदान करता है संगीत में। जो क्वेश्चन आया तो आंसर आएगा ताल प्रदान करती है। क्या है क्वेश्चन, दोबारा सुनिए। संगीत में लय को नींव कौन प्रदान करता है, तो आंसर आएगा आपको ताल प्रदान करती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संगीत ताल के समय में बद्ध होकर क्या हो जाती है। संगीत जो है हमारा वो ताल के समय में बद्ध हो जाए या प्रो दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो आपका श्रवण प्रिय हो जाएगा। गायन वादन क्या हो जाएगा, सुनने में अच्छा लगेगा, कर प्रिय हो जाएगा, वो श्रवण प्रिय हो जाएगा, अच्छा लगेगा सुनने में, इसका मतलब ये होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संगीत में यदि ताल का बंधन निकाल दे तो स्वर किसके समान हो जाएगा। यदि संगीत में से हम ताल का बंधन निकाल दे, मतलब ताल हो ही ना,
तो हमारा किसके समान हो जाएगा? तो स्वर केवल बिखरे हुए पुष्प के समान हो जाएगा। स्वर जो है वो बिखरे हुए पुष्पों के समान हो जाएगा अगर हमने संगीत में ताल को अलग कर दिया तो, क्योंकि ताल ही है जो हमारे संगीत के स्वरों को और लय को बांधे हुए है, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है सुनने में और उसकी ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई देती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संगीत में ताल का क्या स्थान है? संगीत में ताल का क्या स्थान है? तो जो शरीर में आत्मा का स्थान होता है ना, वही संगीत में ताल का स्थान होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में अगर आत्मा ना हो, हमारे प्राण ना हो बसे हो, तो हमारा शरीर क्या एक निर्जीव है, निर्जीव की तरह है। ऐसे ही ताल में, संगीत में अगर ताल ना हो तो संगीत भी हमारा निर्जीव ही लगेगा। क्या लगेगा? निर्जीव लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगर ताल रहित संगीत कैसा होता है? तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि संगीत में वो शरीर में अगर प्राण ना हो तो निर्जीव शरीर लगेगा, ऐसे ही संगीत में ताल ना हो तो वो भी निर्जीव ही लगेगा। वादन कैसा लगेगा? निर्जीव होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लय के आधार संसार में खो जाने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसा होता है जैसे हम कभी कभी कोई गायन कर रहे हैं और लय में हम गाए जा रहे हैं, उसकी हम भटक जाते हैं, कभी लय तेज हो जाती है, कभी लय मध्यम हो जाती है, तो आधार संसार मतलब बिखर जाती है लय, तो उसको बांधने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा? हम ताल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, लय के अथाह संसार में खो जाने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम ताल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठेका कैसे बनता है? ठेका आपका कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है? तो कुछ विशेष मात्राओं में वर्णों के संयोजन से ताल के बोल के माध्यम से ठेका का निर्माण होता है। क्या कहेंगे आप? कि जो हमारी कुछ विशेष मात्राएं होती हैं जो वर्णों के संयोजन से ताल के बोल के माध्यम से ठेके का निर्माण होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गायन, वादन व नृत्य इन तीनों में किसका स्थान श्रेष्ठ माना जाता है? तो आपका वादन का स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, संगीत में गायन, वादन व नृत्य इन तीनों का कैसा महत्व है? तो ये तीनों का विशेष महत्व है संगीत में, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में से अगर एक का भी अभाव होगा तो आपका संगीत पूरा नहीं होगा। गायन के लिए आपको वादन की आवश्यकता है, वादन के लिए आपको गायन की आवश्यकता है, और नृत्य के लिए तो आपको गायन प्लस वादन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गायन, वादन और नृत्य इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है आपस में, एक के बिना भी कोई संभव नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि किसी संगीत मतलब जो संगीत करने वाला व्यक्ति होता है उसको ताल का ज्ञान ना हो तो क्या होगा? यदि किसी संगीत को ताल का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? तो वह संगीत के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, संगीत के किसी भी क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता अगर किसी को ताल का ज्ञान नहीं होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ताल को किसका साधन माना जाता है? ताल को किसका साधन माना जाता है? तो यह संगीत में आनंद का स्रोत जो दूसरों तक पहुंचाता है। ताल में, संगीत में हम ताल को किसका साधन मानते हैं? तो जो हमारे जो संगीत में आनंद का भाव होता है, ठीक है, जिसको सुनकर के हमें प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, भाव हमारे प्रकट होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस प्रकट होता है, वियोग भाव उत्पन्न होता है। ठीक है,
और वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, तो ये किसके प्रति होता है? संगीत के माध्यम से ही होता है। तो किसका हो? यह संगीत में आनंद का स्रोत दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका ताल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संगीत में लय को बांधना व ताल दिखलाना ही ताल का विशेष महत्व होता है। क्या है? ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगीत में लय को बांधना व ताल को दिखलाना ही इसका विशेष महत्व होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि गायक को ताल का ज्ञान ना हो तो उसके गायन पर क्या प्रभाव होगा? जो मतलब गायन है करता है व्यक्ति, उसको गायन का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं हो, तबले का, वादन का, तालों का को थोड़ा सा भी ज्ञान ना हो तो क्या होगा? तो गायक जो है वो गीत का मुखड़ा पकड़ने में क्या होगा? असमर्थ होगा। जो हमारा गीत होता है उसके मुखड़े को पकड़ने में असमर्थ होगा और गायन को प्रभावशाली नहीं बना सकता है वो। अगर किसी भी गायककर्ता को गायन करने में, गीतों का करने में, मुखड़ा पकड़ने में असमर्थता होती है तो उसको ताल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ताल का सही ज्ञान हो तो गायक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मैंने ऊपर बताया वो तो उसका वो था कि अगर उसको ताल का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, तो वो असमर्थ रहेगा मुखड़ा पकड़ने में और प्रभावशाली ढंग से गायन करने में। अब आपका अगर उसको गायक को जो ताल का ज्ञान है तो उसका गायन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गायक किसी भी प्रकार के मुखड़े को पकड़ सकता है। गायक जो है वो गीत करते समय, गायन करते समय किसी भी गीतों के मुखड़ों को पकड़ सकता है और सम पर आकर के उसका प्रभावशाली ढंग प्रस्तुत कर सकता है। सम पर वो आ सकता है, नहीं तो वो सम पर आ ही नहीं पाएगा अगर उसे तालों का ज्ञान नहीं होगा। हमारा सम पर आने की क्रिया जो होती है वो हमें ताल ही सिखाती है कि हमें सम पर आना है, तो हमारा एक मुखड़ा इतनी देर में पूरा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो गायक जो है उसकी लय कट जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ताल व नृत्य में भी किसका ज्ञान आवश्यक है? ताल व नृत्य में किसका ज्ञान आवश्यक है? जब मैंने आपको पीछे बताया था कि गायक को तालों का ज्ञान होना चाहिए और ताल वादक को गायन का ज्ञान होना चाहिए और नृत्य करने वाले को गायन प्लस वादन का ज्ञान होना चाहिए, तालों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति नृत्य करता है, कथक करता है, तो कथक में जो पैरों से थाप देता है, हस्त मुद्राएं करता है, हस्तक करता है, तो उसको तालों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। गिनतियाँ होती हैं उसमें, हस्तक में 8 मात्राओं के हस्तक होते हैं, 4 मात्राओं के हस्तक होते हैं, उसमें भी आपके टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो इन सब का ज्ञान उसको आवश्यक कराना होता है। ये आपके इससे ताल के जो प्रयोग होते हैं, इससे बनने वाले प्रश्न थे वो मैंने बना दिए हैं। और जो अगर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ और दूसरे नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।